हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। तो आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हम डीएनए के हेलिक्स को कैसे पैक करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि डीएनए हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है एक मैमेलियन सेल में। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो डीएनए के अंदर नंबर ऑफ़ बेस पेयर कितने होते हैं 3.3 × 10⁹, लेकिन वो किस में थे, हैप्लोइड कंटेंट में। अब हम किस में पढ़ने वाले हैं, हेलिक्स में। हेलिक्स मीन्स डबल स्ट्रैंड, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6.6 × 10⁹ मीटर्स। इतने जो बेस पेयर हैं वो डबल हेलिक्स ऑफ मैमेलियन सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है 0.34 × 10⁻⁹। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 2.2 मीटर। इतना बड़ा एक डीएनए होता है जो एक मैमेलियन सेल के अंदर होता है। पर हमारा जो न्यूक्लियस है वो तो बहुत छोटा होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻6 मीटर्स। तो हम इतने बड़े डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर जो इतना छोटा है उसके अंदर कैसे पैकेज करेंगे। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि उसको हम किस तरह से फिट करेंगे इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। कैसे होता है नेगेटिवली चार्ज, डीएनए हैज़ अबंडेंट फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन। हमें पता है जो डीएनए की बैकबोन होती है वो किससे बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट से। तो इसीलिए उसके अंदर अबंडेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ईच फॉस्फेट ग्रुप हैज़ नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। जब मैंने आपको फॉस्फेट का स्ट्रक्चर दिखाया था तब मैंने दिखाया था कि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन्स होते हैं। इसीलिए जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉस्फेट विद ओवरऑल नेगेटिव चार्ज विल कंट्रीब्यूट टू द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिव चार्ज। जो फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज होता है उससे जो पूरा का पूरा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारा डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। अब हम देखते हैं कि डीएनए प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है। ऑल्दो प्रोकैरियोट्स लाइक ई कोलाई डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। येट डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। फिर भी जो डीएनए है वो पूरे सेल के अंदर इधर उधर बिखरा नहीं होता, वो एक जगह कंडेंस्ड होकर रहता है। डीएनए being negatively charged is held with protein positively charged in a region termed as nucleoid। जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ कंडेंस होके एक ही रीजन के अंदर रहता है। उस रीजन का नाम हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। जैसे आप देख रहे हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो इतना ये दिख रहा है आपको डीएनए जहाँ पे पड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड रीजन। इस रीजन का नाम होता है न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि हिस्टोन क्या होते हैं। देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। बोथ अमीनो एसिड कैरी पॉजिटिवली चार्जेस इन देयर साइड चेन। जो हिस्टोन होता है उसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, जो कौन से होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो जो अमीनो एसिड हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्टोन प्रोटीन के अंदर मिलते हैं हमें। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, इन दोनों के ही जो साइड चेन होती है उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। तो ये हिस्टोन को भी क्या बना देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्टोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हिस्टोन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन जो होता है वो 8 मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, इसके अंदर एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 4। और ऐसे ही बिल्कुल इनके सिमिलर इनके पीछे होते हैं, तो 4 4 8।
तो इसलिए क्या बना देते हैं, एक ऑक्टामर। ठीक है, जिसे आप इधर देख रहे हो इसका नाम है H2A, ये है H2B, ये H3 एंड H4। तो यही सिमिलर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो बैक साइड में होते हैं। मतलब ये H2A है तो ये वाला भी जो है वो H2A होगा, ये H2B है तो ये वाला भी H2B होगा, ये H3 है तो ये वाला भी क्या होगा, H3, और ऐसे ही H4 के पीछे भी H4 होगा। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बना देते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर। नेगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म स्ट्रक्चर कोल्ड न्यूक्लियोसोम। जो हमारा नेगेटिवली चार्ज DNA होता है वो इस ऑक्टामर के अराउंड रैप्ड होता है। ठीक है, जो क्या बनाता है, एक न्यूक्लियोसोम। जब ये ऑक्टामर और DNA एक दूसरे के जैसे, ये ऑक्टामर बना हुआ है 8 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, इसके अराउंड एक DNA आके रैप हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, एक न्यूक्लियोसोम। ठीक है, H1 interacts with the nucleosome at enter and exit site of DNA which connects one nucleosome to another। अब जो आपको ये H1 मॉलिक्यूल दिख रहा है इसका क्या काम होता है, यहीं से DNA एंटर करता है और यहीं से DNA एग्जिट करता है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होता है, DNA की एंट्री और एग्जिट देखना, और ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करता है। यहीं से DNA निकल के अगले ऑक्टामर पे जाके रैप होगा, तो इसलिए एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करता है। ठीक है, A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये DNA रैप्ड है, इस DNA के अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे, 200 बेस पेयर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमेटीन। जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या होता है, क्रोमेटीन। न्यूक्लियोसोम्स ऑन क्रोमेटीन लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटीन के ऊपर कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि एक माला के अंदर मोती। इस डायग्राम में आप देखो, ऐसे आपको ये ऐसा लग रहा है माला सी बनी हुई है और ये क्या है, मोती लग रहे हैं छोटे छोटे, है ना। तो ये मोती जैसे हमें जो दिख रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोसोम, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, क्रोमेटीन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पैकेजिंग क्या होता है या हम पैकेजिंग कैसे करते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स स्ट्रक्चर इन क्रोमेटीन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटीन फाइबर। अब ये बीड्स ऑफ स्ट्रिंग वाला जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये और ज़्यादा पैक्ड हो जाता है, क्या बनाने के लिए, क्रोमेटीन फाइबर बनाने के लिए। These chromatin fiber are condensed at metaphase stage of cell division to form chromosomes। जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसकी मेटाफेज पे ये क्रोमेटीन फाइबर कंडेंस होते जाते हैं, जिससे हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका नाम क्या है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ DNA at higher level requires additional set of proteins that are known as NHC proteins, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हमें जब DNA को और ज़्यादा लेवल पे पैक करना होता है तो उसमें हमें और प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। उन प्रोटीन का नाम क्या है, NHC प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम, क्या होते हैं ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। NHC प्रोटीन आर ग्रुप ऑफ एसिडिक हेट्रोजीनियस प्रोटीन इन क्रोमेटीन। हमने पढ़ा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक होते हैं। अब जो उन बेसिक प्रोटीन के अलावा जो भी प्रोटीन बच गए हैं एसिडिक वाले, वो क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कॉम्पैक्ट DNA इनटू क्रोमोसोम, DNA रेप्लिकेशन एंड RNA सिंथेसिस etc।
ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमें डीएनए को ऑर्गेनाइज करने में, उसको कॉम्पैक्ट करने में कि वो क्रोमोसोम के अंदर बदल जाए। डीएनए को इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं कि वो क्रोमोसोम बन जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं, आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और भी प्रोसेसेस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या होते हैं? सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड कॉल्ड यूक्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन के कुछ रीजन जहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो दूर दूर पैक होते हैं, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? द क्रोमेटिन दैट इज़ मोर डेंसली पैक्ड। ऐसे रीजन जहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो बहुत ही पास डेंसली पैक्ड होते हैं, उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। एंड स्टेन्ड डार्क, ऐसे जो रीजन्स होते हैं वो स्टेन करने पे डार्क कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, यूक्रोमेटिन इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, ये डीएनए से आरएनए बनेंगे। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनसे आरएनए नहीं बन सकता। ठीक है, होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।